हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 12 फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्रैक्शन का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 12th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इस लेक्चर में आज आप सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो उसके वजह से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले को डराइव करना सीखेंगे और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराए जाएंगे इस लेक्चर के अंदर। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर तो देखा ही होगा, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। ये सारी बातें आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, गो एंड वॉच देयर। क्योंकि इस लेक्चर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट का यूज लगेगा। अगर आपने पहले से ही कहीं से पढ़ रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहां से डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अबाउट रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होगे, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस मैंने मान ली है स्मॉल टी की थिकनेस है। इस ग्लास के ऊपर एक मीडियम एयर है, इसके नीचे भी एक मीडियम एयर है और जैसा कि आप देख रहे होगे ये हमारी इंसिडेंट रे है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा, अब आप देख रहे हो ये इंसिडेंट रे एयर से ग्लास में एंटर करने की कोशिश कर रही है, जिसके वजह से मीडियम चेंज होगा और मीडियम चेंज होने की वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, यानी कि जो रे ऑफ लाइट है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बेंड कर जाएगी। मगर चलिए मान लेते हैं मीडियम चेंज ना हुआ होता, एयर से ग्लास में ना जा रही होती, एयर से एयर में मूव करती तो बेंडिंग ना होती। तो उस केस में ये इंसिडेंट रे बिना रिफ्रैक्शन किए, बिना बेंडिंग के सीधे चली जाती। तो चलिए सबसे पहले इसकी ओरिजिनल पाथ बनाते हैं जब मीडियम चेंज ना हुआ होता। अच्छा, तो चलिए देखिए बच्चों, ये सीधे जाती है ऐसे, ये हो गया इसका ओरिजिनल पाथ, यानी कि विदाउट बेंडिंग, क्योंकि अभी मान लीजिए बेंडिंग नहीं हो रही है, मीडियम चेंज नहीं हुआ है। मगर रियलिटी में तो आप देख ही रहे हो, ये रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। एयर हमारा एक रेयर मीडियम है, ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है, और आपने पढ़ा था जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो अपनी ओरिजिनल पाथ से वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, नॉर्मल के टूवर्ड बेंड हो जाती है। तो यहां से हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टेड रे ये होगी बच्चों। मान लीजिए ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे तक का एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको मैं स्मॉल आर से दिखा रहा हूं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन हो गया है एयर से ग्लास में, अब जो आपकी रे है वो ग्लास में एंटर कर गई है, अब ग्लास से वापस एयर में जाएगी। हाँ, तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा। उसके लिए आपको जिस पॉइंट पे ये रे आपकी स्ट्राइक की है उस पे एक नॉर्मल बना लेते हैं। ये आपकी नॉर्मल रे हो गई बच्चों, और ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी बच्चों आर होगा, ऑल्टरनेटिव एंगल। ट्रांसवर्सल रे बन रही है, देखिए ये पैरेलल रे उसको काट रही है, ट्रांसवर्सल रे, तो ये एंगल आर होगा तो ये भी आर होगा, नॉर्मल रे है। क्लियर, समझ गए कि नहीं समझ गए। नॉर्मल से ये एंगल कितना होगा, एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह सकते हो, ये हमारी नॉर्मल रे है। अच्छा, अब बताइए, फिर से समझिए, ग्लास से एयर में जा रही है। आप ये सोचिए कि मीडियम चेंज ना होता, ग्लास से ग्लास में ही जा रही होती तो ये जो रे है बिना बेंडिंग के सीधे चली जाती। तो सबसे पहले इसका ओरिजिनल पाथ बनाइए। तो भाई इसका ओरिजिनल पाथ क्या होता, ये होता है इसका ओरिजिनल पाथ, ठीक है, सीधे चली जाती। मगर आपको पता है ग्लास डेंसर मीडियम है, एयर रेयर मीडियम है, इस बार डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है रे ऑफ लाइट, जिसकी वजह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जो आपकी पाथ ऑफ रे होगा उससे अवे द नॉर्मल बेंड हो जाएगी।
नॉर्मल के अवे बेंड हो जाएगी। तो यहां से आप कह सकते हो ये आपकी हो गई फाइनल रे जो बाहर निकल रही है, समझ गए, नॉर्मल से अवे हो गई है। क्लियर। और इस रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे इसका नाम होता है, लिख लीजिए, इमर्जेंट रे बच्चों। क्लियर, समझ गए। इमर्जेंट रे वो रे होती है जो फाइनली इस ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है आफ्टर मल्टीपल रिफ्रैक्शन। क्लियर। अच्छा, क्यों ना हम इस ओरिजिनल पाथ ऑफ रे को मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब एक बात नोट करिएगा, नॉर्मल से इमर्जेंट रे तक का एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, हमने रिफ्रैक्शन सीख लिया है अलोंग द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस स्मॉल टी थी। क्लियर। ये डायग्राम्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, अब आपको पढ़ना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ इमरजेंस ई। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए यहां पे, क्या बच्चों? रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ इमरजेंस ई, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको फिर से बताता हूं क्या हुआ है। एयर से ग्लास में जब रे जा रही थी, सीधे जाना चाहती थी, मगर रेयर से डेंसर गई है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। फिर ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक, फिर ये रिफ्रैक्टेड रे जो आपकी है ग्लास से एयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, जिसकी वजह से अवे द नॉर्मल बेंडिंग हो गई है। और आपकी ये इमर्जेंट रे, एक एंगल बना था ई, यहाँ पे एक एंगल आई था, अब इनके बीच में रिलेशन डराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ कहाँ लगाएंगे? जहाँ जहाँ रिफ्रैक्शन हुआ है। भाई रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो भाई रिफ्रैक्शन सबसे पहले एक तो यहाँ पे हुआ है, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस P। इसी तरह यहाँ पे भी एक बार रिफ्रैक्शन हुआ है जिसको हम बोल सकते हैं Q पॉइंट। तो हमारे पास दो पॉइंट है जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, P एंड Q। हम इस दोनों पॉइंट्स पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। आइए सबसे पहले लिखिए यहाँ पे, क्या? अप्लाई स्नेल्स लॉ एट P। सबसे पहले इस P पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि स्नेल्स लॉ हमको क्या बताता है। ये हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बताता है। क्लियर। अच्छा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, इन टर्म ऑफ स्पीड भी होता है, एंगल भी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। ये सारी बातें आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, मगर आज के लेक्चर में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले को लिखना है इन टर्म ऑफ एंगल। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिख दिए U, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बात बताइए, आप P पॉइंट पे देखिए, आपकी जो रे ऑफ लाइट है कहां से कहां एंटर कर रही है? एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? एयर को पहले लिखना पड़ेगा इधर और ग्लास को बाद में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा था जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में इस जो भी आपकी रे ऑफ लाइट होती है उसकी एंट्री कहां से कहां होती है, उसके लिए हमें लेफ्ट से राइट देखना पड़ता है। यानी कि पहले एयर से ग्लास में गई है, और आप देख भी रहे हो एयर से ग्लास में जा रही है, इसलिए आपको एयर लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा और ग्लास राइट साइड लिखना पड़ेगा। तभी तो कहोगे लेफ्ट से राइट मूव करने पे हमारी लाइट की डायरेक्शन मिलती है एयर से ग्लास में। क्लियर। अब इसको पढ़ते क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अच्छा, ये कैसे निकालते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। इन टर्म ऑफ एंगल हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पता करना होता है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको लेफ्ट से राइट मूव करना पड़ेगा अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले को लिखना है इन टर्म ऑफ एंगल। अच्छा, लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो बच्चों एयर पहले मिलेगा। एयर में एंगल क्या बन रहा है? आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको ऊपर रख दो तो आप यहां से कहोगे साइन आई। जो एंगल पहले मिल रहा है उसको ऊपर रख देंगे। एयर पहले मिला, एयर में एंगल बिना आई, तो साइन आई ऊपर रख दिए हैं। बाद में क्या मिल रहा है? ग्लास। ग्लास में एंगल कितना बन रहा है बच्चों? आर, तो आप यहां कहोगे साइन आर से डिवाइड कर देंगे।
क्लियर? जो पहले मिलेगा उसको ऊपर रखना है, जो बाद में मिलेगा उसको नीचे रखना है डिवाइड में। क्लियर? अच्छा, तो हमने यहाँ पे इस P पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, ग्लास से एयर में हो रहा है एट पॉइंट Q। देखिए यहाँ पे भी स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q बच्चों। अच्छा, Q पॉइंट पे देखिए रे ऑफ लाइट की एंट्री कहाँ से कहाँ हो रही है, ग्लास से एयर में एंटर कर रही है, तो यहाँ पे आप कहोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे, एयर से ग्लास में, सॉरी ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास से एयर में, और उसकी एंट्री के लिए डायरेक्शन क्या होता है, लेफ्ट से राइट होता है। ग्लास से एंटर कर रही है एयर में, खत्म बात। तो ग्लास को लिखा लेफ्ट साइड और एयर को लिखा राइट साइड, क्योंकि ग्लास से एयर में एंटर कर रही है। क्लियर? इसको पढ़ते क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन टर्म ऑफ एंगल। उसके लिए आपको लेफ्ट से राइट मूव करना पड़ेगा। जब लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो ग्लास पहले मिलेगा, और ग्लास में कौन सा एंगल बन रहा है, आर। तो आपको क्या करना होगा, साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऊपर रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या मिल रहा है बच्चों, ग्लास के बाद एयर मिल रहा है, एयर में जब चलेगा तो एंगल क्या मिल रहा है, ई, तो उसको डिवाइड कर में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें साइन ई डिवाइड में रखना पड़ेगा। क्लियर? हमने स्नेल्स लॉ लगा लिए हैं P और Q पॉइंट के ऊपर। चलिए इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहां से क्या कहोगे, ए म्यू जी मल्टीप्लाइड बाय जी म्यू ए। अच्छा भाई, ए म्यू जी क्या है, साइन आई बाय साइन आर। मल्टीप्लाइड बाय जी म्यू ए कितना है, साइन आर बाय साइन ई। ठीक बच्चों? अच्छा, अब आप यहां पे देख रहे हो साइन आर ऊपर है मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में साइन आर नीचे भी है, तो ये साइन आर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे आप बड़े आराम से कह सकते हो क्या, यहाँ पे तो भैया हमको मिल रहा है साइन आई बाय साइन ई, राइट साइड मिल रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड देखो और मैं आपसे कहूँ कि भाई जी म्यू ए को, इसको जी म्यू ए यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्या होगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आइए ध्यान से देखिए। देखिए पहले तो ये लिखा है, लिख दीजिए, कॉपी कर दीजिए, ए म्यू जी। अब हम यहाँ पे जी म्यू ए की जगह क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय जी म्यू ए। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया, आपने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ी थी। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पता है, और आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर चाहिए, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो। देखिए बच्चों, यहां पे लिखा था क्या, बोलिए, लाइट की एंट्री कहां से कहां होती है, लेफ्ट से राइट होती है। क्लियर? लेफ्ट से राइट होती है, तो भैया ग्लास से एयर में एंट्री कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मान लीजिए एयर से ग्लास में करा दी, देखिए यहां पे एयर से ग्लास में करा दी, तो उसके लिए आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है, चलिए एक बार आपको बता ही देते हैं हम साइड में कैसे हुआ। चलिए देखिए, अगर आपने पढ़ा था याद करिए, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम पता है, उस केस में आपने क्या कहा था, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो आप क्या करते थे, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इसका रेसिप्रोकल कर देते थे, तो क्या हो जाता था 1 बाय म्यू टू 1। समझ गया कि नहीं समझ गया? क्लियर? बोलिए बच्चों, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पता है, आपको फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड, तो पहले वाले का रेसिप्रोकल कर दिए, बात खत्म। वही तो काम यहां पे भी कर रहे हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में पता है, मान लो हमें चाहिए ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो पलट दिए, खत्म बात यार, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए?
अच्छा, ये था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, पहले भी पढ़ चुके हो मुझसे, समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आइए, देखिए आगे क्या होगा। यहाँ पे आप कह सकते हो राइट साइड क्या बचा था, साइन आई बाय साइन ई। ठीक बच्चों, अच्छा अब यहाँ पे देखिए इसका करने का रीज़न क्या था, ताकि ये और ये कट जाए आपस में। देखिए ए म्यू जी मल्टीप्लाई में और डिवाइड में ए म्यू जी कट गए हैं, 1 आ गया यहाँ पे। तो आप यहाँ से कहोगे 1 आ गया है, साइन ई को इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ से क्या कहोगे, साइन ई इज इक्वल्स टू साइन आई। अच्छा, साइन ई को हमने इधर भेज दिया मल्टीप्लाई में, तो देख रहे हो साइन ई इज इक्वल्स टू साइन आई हो गया है। साइन साइन कट जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री वाले रेशियो कट जाएंगे, बचेगा क्या, ई इज इक्वल्स टू आई। क्लियर, तो यहां से आप कह सकते हो एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, ये क्या हो गया, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी इमर्जेंट रे है इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ध्यान से देखिएगा, पहले पहले लिख देते हैं इसका मतलब क्या है। इट मीन्स ध्यान से देखिए बच्चों, इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे आर पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है जरा ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री हुआ तो ये भी 30 डिग्री होगा मान लो, अगर ये 60 हुआ तो ये भी 60 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये एंगल्स इक्वल हुए तो उस केस में ये जो आपको रे दिख रही है, रे ये जो हमने बनाई है डॉटेड डॉटेड, ये जो डॉटेड डॉटेड बनाई है, ये हमारी इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ था। तो उस केस में ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलिए बच्चों, बोलिए। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुए तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं। इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। क्लियर, देखने में लग नहीं रहा है क्या, अब लग रहा है, ठीक है समझ गए, क्लियर। अच्छा, अब एक बात नोट करिएगा, अब द डिस्टेंस बिटवीन, नो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हो d मान लेते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। क्या हो गया कॉपी, चलिए d की डेफिनेशन ऊपर लिख देते हैं। जो आप यहां पे देख रहे हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल ठीक है। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसका मतलब समझिए, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी इंसिडेंट रे, उससे लेटरली कितना डिस्प्लेस हो गई है उसी को बोल रहे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कोई कोई लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं। बोलिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की जगह आप यहाँ पे लेटरल शिफ्ट भी लिख सकते हो, कितना शिफ्ट हो गई आपकी रे। क्लियर, पक्का। अगर इसकी कोई पूछे डेफिनेशन क्या है तो भैया लिख देना, क्या होती है, बोलिए, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलिए, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का समझ गए। फिर से बताते हैं भैया, ये इंसिडेंट रे डॉटेड डॉटेड ऐसे जाना चाहती थी, मगर कुछ डी डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गई है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो इन दोनों पैरेलल रेस के बीच का है, इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। क्या ये पूरी बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर। साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए,
तो आइए बच्चों, चलिए अब सीखते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले की डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी। अब तक आपने देखा था कि आपकी इंसिडेंट रे सीधे जाना चाहती है, मगर इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की वजह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कुछ बेंड कर जाती है, जिसके वजह से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डी डिस्टेंस शिफ्ट हो जाती है या कह लो डिस्प्लेस कर जाती है। इसी डी डिस्टेंस को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसके फॉर्मूले की डेरिवेशन करना आपको आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रे डायग्राम के अंदर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पे एक नॉर्मल को थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए। इस नॉर्मल वाली रे को आप थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे तो किसी एक पॉइंट पे मीट करेगी, उस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट एफ। उसी तरह हम क्या करेंगे, इस क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं डी डिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये पैरेलल रेस के बीच में डिस्टेंस कितना माना था आपने, डी माना था, तो ये डिस्टेंस डी होगा, क्योंकि पैरेलल रेस के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। ये डी है तो ये भी डी होगा। क्लियर। इसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा इंटरसेक्शन का, जिसको आप बोल सकते हैं पॉइंट ई। अब यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे। पहला ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा पी एफ क्यू, दूसरा ट्राइंगल पी क्यू ई। ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल से हमको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल करके एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पी एफ क्यू, जो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको पी एफ क्यू, तो चलिए लिखिए। आप यहां से कह सकते हैं इन ट्राइंगल पी एफ क्यू। अब इस ट्राइंगल के अंदर आपको एक एंगल दिख रहा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि आर। अब यहां पे आप क्या करेंगे, कॉस आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। कॉस आर, भाई कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा बच्चों, बेस क्या होगा, पीएफ होगा, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन एंगल किसके ऊपर गिर रहा है, कौन सी साइड के ऊपर, पीएफ के ऊपर। तो पीएफ क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो आप कहोगे बेस क्या है, पीएफ है, अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई हाइपोटेन्यूज क्या है, पी क्यू, तो आप पी क्यू से डिवाइड कर दोगे। क्लियर। अच्छा, अब आप जरा ध्यान से देखिए पीएफ क्या है। ये जो पीएफ डिस्टेंस देख रहे हो, ये किसके बराबर होगा, इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है स्मॉल टी, इसके बराबर ही तो होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पीएफ की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, टी यूज कर सकते हैं। तो टी अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू। क्लियर। इसी तरह हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, जो आप यहां पे देख पा रहे होगे पी क्यू ई, ये वाला ट्राइंगल देखिए पी क्यू ई। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, बोलिए ये 90 डिग्री होगा ना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे, मान लेते हैं ये रेस ऐसे जाना चाहती थी, कुछ एंगल डेविएट कर गई है, तो इसका नाम क्यों ना रख दें एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि डेल्टा। क्लियर। अच्छा, आपको यहां से सबसे पहले डेल्टा निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। यहां पे हम आपसे कह सकते हैं, अगर हम आर प्लस डेल्टा कर लें, बोलिए आर प्लस डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आई के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बोलिए आई किसके इक्वल होगा, आर प्लस डेल्टा के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां से आप कहोगे आर प्लस डेल्टा किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। हाँ या ना, ये टोटल एंगल कितना होगा, आई ही तो होगा। तो यहां से आप कह सकते हो आर प्लस डेल्टा आई होगा, और डेल्टा क्या हो जाएगा, यहां से आप कह सकते हो क्या, डेल्टा इज इक्वल्स टू आई माइनस आर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। फिर आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल पी क्यू ई, चलिए लिखिए सबसे पहले इन ट्राइंगल पी क्यू ई। इस ट्राइंगल के अंदर आप क्या करिए, साइन डेल्टा लीजिए, साइन डेल्टा लीजिए, साइन डेल्टा। अब भैया साइन थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखिए पी क्यू ई। अब इसके अंदर बेस कौन होगा, ये डेल्टा किस पे गिर रहा है, पीई पे गिर रहा है, तो पीई क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, परपेंडिकुलर आपकी क्यूई हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो यहां से आप कह सकते हो कि भाई साइन डेल्टा क्या हो जाएगा, बोलिए क्यू ई, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, पी क्यू। ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे पी क्यू से। क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आपसे मैं पूछूं क्यू ई क्या है, ये डिस्टेंस मैंने डी बोला है, अरे ये डिस्टेंस डी था तो ये भी डी होगा, बात खत्म। तो आप यहां से कहोगे क्यू ई की जगह क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे अपॉन पी क्यू। क्लियर। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछूं, जो इन ट्राइंगल पी क्यू ई देखा है आपने, इसमें से आप यहां से कह सकते हो डी की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगी, पी क्यू को मल्टीप्लाई कर दो साइन डेल्टा से, तो क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। तो यहां से आप कहोगे, बोलिए
डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलिए, पी क्यू साइन डेल्टा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, पक्का। अच्छा, अब आपको डेल्टा की वैल्यू पता है कितनी है, आई माइनस आर है। उसी तरह अगर मैं पूछूं पी क्यू क्या होगा, पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो पी क्यू की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं इस पी क्यू को मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखिए, पी क्यू को निकालना है यहां पे आपको, तो क्या करोगे, पी क्यू को ऊपर भेज दो कॉस आर के पास और कॉस आर को नीचे भेज दो, तो क्या हो जाएगा, यहां से आप कहोगे कि भाई पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी बाय कॉस आर आ जाएगी। बोलिए हाँ या ना, बोलिए बच्चे। कॉस आर इज इक्वल्स टू टी बाय पी क्यू है, तो पी क्यू निकाल लो यहां से, खत्म बात। कॉस आर को नीचे भेज दिए, पी क्यू को ऊपर भेज दिए, बात खत्म। पी क्यू की वैल्यू यहां पुट कर दो, डेल्टा की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगी, यहां से आप कहोगे डी इज इक्वल्स टू पी क्यू कितना है बच्चे, टी बाय कॉस आर है साइन डेल्टा। अब बताइए डेल्टा क्या है बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, आई माइनस आर। ठीक है, तो यहां पर रख दीजिए आई माइनस आर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो ये आपका आ गया एक फॉर्मूला, क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का इन टर्म ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये आपको पता है, थिकनेस पता है, इस स्लैब की थिकनेस पता है, तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बोलिए, फिर यहां से आप इसका एक और फॉर्म बना सकते हो। क्या, जरा ध्यान से देखिए, इसका एक और फॉर्म क्या बना सकते हैं। अगर मैं टी को नीचे भेज दूं तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉज आर। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी याद रखिए, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, उसी का थोड़ा सा अरेंज किया है। अब देखिए डी क्या है यहां पे बच्चों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस ये इंसिडेंट रे कितना डिस्प्लेस कर गई है। क्लियर। अच्छा, डी बाई डी टी कितना है, डी बाई डी टी क्या है, ये क्या बता रहा है, डी बाई डी टी ये बता रहा है क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट थिकनेस। भाई इसकी थिकनेस कुछ है, कुछ थिकनेस होगी, 1 मीटर 2 मीटर या 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो कितना लेटरली डिस्प्लेस कर गई है इंसिडेंट रे पर यूनिट थिकनेस, डी बाई डी टी ये बता रहा है। लिख लीजिए, बोलिए बच्चों, डी बाई डी टी यहां पे क्या बता रहा है, बोलिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट थिकनेस। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, सबसे पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से, फिर आगे और कंटिन्यू करते हैं, मिटा दें। बोलिए, इस फॉर्मूले को हम सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं, तो क्या होगा, आइए देखिए। तो बच्चों अब तक हमने देखा था लेटरल डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में हम पहुंच चुके हैं इन टर्म ऑफ एंगल। क्या निकाला था हमने फॉर्मूला, वो आया था डी बाई टी इज इक्वल्स टू साइन आई माइनस आर, अपॉन में था कॉज आर। अब हमें यहां पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले को डराइव करना है इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि म्यू के टर्म में। तो उसके लिए हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, आइए ध्यान से देखते हैं आगे हम क्या कह सकते हैं। यहां से डी बाई टी इज इक्वल्स टू साइन आई माइनस आर को आप क्या लिख सकते हैं, जो बच्चे मैथमेटिक्स लिए हैं उनको तो पता होगा, उनकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होगी, तो क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से बताइए। यहां पे आप कह सकते हो साइन आई माइनस आर की जगह हम लिख सकते हैं साइन आई, एक बार साइन आई ले लिए, फिर एंगल चेंज कर दीजिए और साइन की जगह कॉज ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉज आर हो जाएगा, माइनस फिर क्या स्टार्ट करेंगे, कॉज से स्टार्ट करेंगे, तो कॉज आई हो जाएगा, फिर एंगल चेंज कर दीजिए और रेशियो भी चेंज कर दीजिए, कॉस की जगह साइन ले लीजिए, तो साइन आर हो जाएगा। क्लियर। और अपॉन में आप देख ही रहे हो पहले से क्या लिखा है, कॉस आर लिखा है। पक्का आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब जो बच्चे बायो लिए होंगे उनको टफ लग रहा होगा कि भाई साइन आई माइनस आर ये कैसे हो गया, तो चलिए आपको बता देते हैं। शायद आपने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में ये चीजें पढ़ी होंगी। क्या, अगर आपके पास यहाँ पे साइन a माइनस बी है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप क्या कहोगे, यहां से एक बार आप लिखोगे साइन a, क्या लिखोगे, साइन a, फिर साइन की जगह कॉस लेना है और एंगल भी चेंज कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस b, फिर माइनस लगाते हैं, फिर साइन से स्टार्ट किए थे, इस बार आप कॉस से स्टार्ट करिए, तो कॉस a, फिर
चेंज कर दीजिए, साइन बी कर दीजिए। बोलिए बच्चों, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां पे आप देख सकते हो साइन ए माइनस बी को हम इस तरह लिख सकते हैं। सेम चीज मैंने अप्लाई की है साइन आई माइनस आर के लिए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आप यहां से कह सकते हो डी बाई टी क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, साइन आई कॉज आर, ये साइन आई कॉज आर दोनों मल्टीप्लाई में है, इसको एक बार डिवाइड कर दीजिए कॉज आर से, तो भाई कॉज आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर, साइन आई बचेगा। फिर माइनस यहां पे देखिए कॉज आई मल्टीप्लाइड में लिखा है साइन आर, डिवाइड करोगे कॉज आर से, कटेगा ही नहीं कुछ, एज इट इज लिख दीजिए, तो यहां पे हो जाएगा साइन आई, सॉरी कॉज आई साइन आर अपॉन में कॉज आर लगा रह जाएगा। क्लियर? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए बच्चे, पक्का? अच्छा, अब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, साइन आर और कॉज आर की वैल्यू निकाल के लानी पड़ेगी इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे निकालेंगे, आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पे साइन आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें यहां पे इस पी पॉइंट के अबाउट स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? स्नेल्स लॉ। तो लिख लीजिए स्नेल्स लॉ पी पॉइंट पे लगाना है। अच्छा, स्नेल्स लॉ हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताता था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले ये बताइए, आपकी इंसिडेंट रे कहां से कहां ट्रैवल कर रही है? एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रही है। तो भैया अगर आपको पता है एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रही है तो एयर लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा और ग्लास राइट साइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है लाइट का डायरेक्शन क्या होता है, लेफ्ट से राइट। तो एयर से ग्लास में जा रही है। क्लियर? समझ गए? अच्छा, फिर आपने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ एंगल कैसे निकालते हैं। आपने देखा था कि भाई उसके लिए भी आपको लेफ्ट से राइट मूव करना पड़ता था। तो लेफ्ट से राइट जब मूव करेंगे एयर पहले मिलेगा, एयर में एंगल क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है, ठीक है, तो उसको ऊपर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन आई ऊपर रख दिए हैं। क्लियर? एयर से ग्लास में गई है, तो भाई जब ग्लास में गई तो एंगल कितना मिल रहा है, देखिए जरा, आर। भाई ये डेल्टा मत कर देना, एंगल ऑफ डेविएशन, ये तो आपने कंस्ट्रक्ट किया है। कौन सा एंगल मिल रहा है, आर मिल रहा है, तो आप यहां पे डिवाइड में क्या रखोगे, साइन आर। क्लियर? समझ गए? अच्छा, अब आप यहां से ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको पढ़ोगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अरे भाई विद रिस्पेक्ट टू एयर इसका मतलब क्या है, ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको पता है कि एयर चाहे लिखो चाहे ना लिखो, अंडरस्टूड है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, मान लीजिए किसके रिस्पेक्ट में गिवन है नहीं भी पता, तो इसका अंडरस्टूड है कि भाई एयर के रिस्पेक्ट में होगा, तो चाहे यहां पे एयर लिखो या ना लिखो, बात वही तो है। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां से आप क्या कह सकते हो, जरा ध्यान से देखिए बच्चे, क्या कह सकते हो, इसको यहां तक लिखे रहने दीजिए। आपने यहां पे साइन आर की वैल्यू चाहिए, हमें यहां पे देखिए साइन आर की वैल्यू चाहिए, तो यहां पे आप साइन आर निकाल सकते हो। कैसे हो जाएगा, म्यू जी को नीचे भेज दीजिए और साइन आर को ऊपर भेज दीजिए, तो यहां से आप कहोगे आपके साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई है, साइन आई अपॉन में म्यू जी। क्लियर? साइन आर की वैल्यू आ गई है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन आर आ गया, इसी तरह कॉज आर की वैल्यू निकालना है। अब कॉज आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए पहले ये मिटा दें, हमें यहां पे कॉज आर की वैल्यू भी चाहिए, ठीक। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिए, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो उसी तरह आप यहां पे ये भी कह सकते हो, क्या, साइन स्क्वायर आर प्लस कॉज स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू 1। ये वही तो दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा। क्लियर? अच्छा, यहां से आप कॉज स्क्वायर आर निकाल सकते हो बड़े आराम से। कैसे, क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर आर को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर आर। क्लियर? साइन आर की वैल्यू आपको पता है कितनी है, साइन आई बाय म्यू जी। अच्छा, तो यहां पे रख दीजिए। फिर यहां पे आप कह सकते हो 1 माइनस क्या हो जाएगा, बोलिए, साइन स्क्वायर आर है, साइन आर पता है आपको क्या है, साइन आई अपॉन म्यू जी है बच्चों, मगर यहां पे साइन पे स्क्वायर लगा है तो यहां पे भी स्क्वायर लगा दीजिए और म्यू जी पे भी स्क्वायर लगा दीजिए। क्लियर? अच्छा, लेफ्ट साइड क्या बचा है, कॉज स्क्वायर था बच्चों यहां पे, मगर स्क्वायर हटा दीजिए तो यहां पे क्या आ जाएगा, बोलिए, अंडर रूट आ जाएगा, हाँ या ना। फिर आप यहां पे क्या कहोगे, आप यहां से कह सकते हो, आगे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, जरा ध्यान से देखिए, बोलिए, एलसीएम लोगे तो आप यहां से कह सकते हो म्यू जी स्क्वायर, एलसीएम हो गया, इसको इधर भेज दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू जी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर
आर हो जाएगा। ठीक, आर नहीं साइन आई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आई लिखिए। अच्छा, अब यहाँ से आप देख सकते हो म्यू जी स्क्वायर लिखा है। बोलिए, यहाँ पे देख रहे हो ना 1/μg, 1/μg स्क्वायर है। तो 1/μg का स्क्वायर में से अंडर रूट लगा है, तो उसमें से क्या बाहर आएगा, 1/μg बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, बोलिए बच्चे, कॉज आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/μg स्क्वायर में से 1/μg बाहर आ जाएगा। क्लियर। और अंडर रूट में क्या बचा रह जाएगा, बताइए जरा, μg स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। क्लियर, साइन स्क्वायर आई है, बार बार आर लिख दे रहा हूं। ठीक बच्चे, क्लियर, समझ गए। अच्छा, कॉज आर की वैल्यू आ गई है, जो ये वैल्यू आई इसको साइड में लिख लेते हैं, इसमें पुट करना है अभी, तो पहले कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए कॉज आर कितना आ रहा है, बोलिए कितना आ रहा है, 1/μg और अंडर रूट में कितना आया अंडर रूट में भैया, देखो μg स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ठीक है, ये आपकी कॉज आर की वैल्यू आ गई है। चलिए अब मिटा दें ये जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है। अब हमें फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू करना है। कैसे करेंगे, साइन आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉज आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आपने पहले से निकाल ली है इसमें पुट करिए, आगे फॉर्मूले को और कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हो d/t इक्वल्स टू साइन आई माइनस कॉज आई। ठीक बच्चे, साइन आर कितना है, बोलिए साइन आई बाय म्यू जी, साइन आई बाय म्यू जी यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन आई बाय म्यू जी। क्लियर। अपॉन में क्या है, कॉस आर है, तो कॉस आर से बच्चों डिवाइड कर दीजिए, कितना है कॉस आर की वैल्यू 1/μg और अंडर रूट में म्यू जी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। कुछ लंबा ज़्यादा हो रहा है, खतरनाक हो रहा है, चिंता मत करिए, बस बने रहिए। इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, कॉस आर की वैल्यू कितनी है, 1/μg स्क्वायर, सॉरी 1/μg अंडर रूट में क्या था, म्यू जी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ठीक बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ पे अब तक तो नहीं होनी चाहिए, पक्का समझ गए। अच्छा, ये ब्रैकेट लगा लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए ना। म्यू जी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ख़त्म। आप फिर यहाँ से कह सकते हो d/dt, बोलिए सॉरी d/t कितना हो जाएगा, यहाँ से आप कहोगे साइन आई माइनस क्या हो जाएगा, देखिए कॉज आई साइन आई, इसको आप थोड़ा अरेंज करके लिखिए, तो आप लिख सकते हो साइन आई पहले लिख लो, फिर कॉज आई बाद में लिख लो। ठीक, अपॉन में क्या रहेगा, आप देख रहे हो अंडर रूट में जो बचा है वही पूरा एज इट इज कॉपी कर दो, क्या हो जाएगा, म्यू जी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ठीक, बोलिए बच्चों, क्लियर। अच्छा, अब फिर आप आगे क्या करोगे, यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप चाहो तो साइन आई को कॉमन भी ले सकते हो, साइन आई को कॉमन भी ले सकते हो। फिर आप यहाँ से कहोगे d/t कितना हो जाएगा, साइन आई कॉमन ले लोगे बाहर ब्रैकेट के, बोलिए। अब जब साइन आई कॉमन लोगे यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो गया, साइन आई तो बाहर ले लियो, कॉज आई बचा है। ठीक, अपॉन में क्या है, कॉज आई के अंडर रूट में म्यू जी का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। क्लियर, ये फॉर्मूला आपका आ गया है इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, बोलिए बच्चों कितना आया है, d/dt, यानी कि d/dt का मतलब क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट थिकनेस ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लैब कितना आ रहा है, साइन आई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉज आई अपॉन अंडर रूट में म्यू जी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। मुझे पता है ये डेरिवेशन बहुत ही लंबी चली है, बहुत ही टफ है, बायो वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत लगी होगी, मगर मैंने पूरी कोशिश की है बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं। क्लियर, तो चलिए इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही अटपट वाला फॉर्मूला है, टिटिर पिटिर क्या है याद करिए। अब कई बच्चे चाहे तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, टी जो दिख रहा है टी डिवाइड में है, d/t नीचे है ना, टी को आप चाहो तो इधर भी भेज सकते हो मल्टीप्लाई में, तो डरने की बात नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन आई टी मल्टीप्लाई में।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी याद कर लो, मैं तो ऐसे याद रखूंगा। चलिए, तो अब आइए देखते हैं कि भाई ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, तो चलिए ये मिटा दें, ये मिटा दें जो डायग्राम है आपका। चलिए, अब आइए देखते हैं, इस फॉर्मूले को फिर से लिखते हैं एक बार ऊपर अच्छे से। क्या आया है, डी बाई टी, ठीक है, क्या है, साइन आई। बच्चों जो ये टी है इसको ऊपर भेज देते हैं, तो टी को ऊपर भेज दी चाहिए, तो मल्टीप्लाई में टी साइन आई क्या हो जाएगा, बोलिए, 1 माइनस कॉज आई, 1 माइनस कॉज आई अपॉन म्यू जी का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। क्लियर, समझ गए होगे पक्का। इस साइन आई कुछ खतरनाक लग रहा है। चलिए, इस फॉर्मूले को पहले बहुत अच्छे से याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, डी इक्वल्स टू टी साइन आई 1 माइनस कॉज आई अंडर रूट में म्यू जी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। पहले बहुत अच्छे से याद करिए, इस पे बेस न्यूमेरिकल आपके बनेंगे अच्छे से। अच्छा, अब यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो डी है वो किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो डी है बच्चों वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। पहला तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। ये मार्कर बार बार भाग रहा है, पता नहीं मार्कर बार बार क्यों गिर रहा है। देखिए बच्चों, हमारा जो डी है वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा था, आपने देखा, एक तो म्यू जी पे डिपेंड कर रहा है, एक तो टी यानी कि थिकनेस ऑफ द स्लैब पे डिपेंड कर रहा है, और आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है और टी पे डिपेंड कर रहा है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, म्यू आई टी। क्लियर। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं भैया, जो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है या लेटरल शिफ्टिंग हुई थी वो किस तरह से इन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो आप यहां से कह सकते हो कि आपको तो एक साफ साफ दिख रहा है कि D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T। लैब की थिकनेस बढ़ाओगे, बोलिए, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो आपने देखा था, कांच का बना था, अगर उसकी थिकनेस बढ़ाते जाओगे तो भैया लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ज्यादा होता जाएगा, शिफ्टिंग भी उतनी ज्यादा होती जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हो दोनों सामने सामने लिखे हैं D और T। इसका मतलब यह है कि जो आपका D है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्लैब के थिकनेस के बच्चों। क्लियर। अच्छा, और मैं आपसे पूछूं भाई आई पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो देखिए डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। आप फॉर्मूले को देख के यहां पे कह सकते हो कि जो डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछूं यहां पे कि जो डी है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो उसके लिए भी आप यहां से कहोगे कि जो डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू जी के। अच्छा, अब आप कहोगे भैया ये तो नहीं समझ में आया, डी यहां लिखा है ऊपर और म्यू जी नीचे लिखा है। अरे भैया 1 माइनस में ये लिखा है कुछ। फिजिक्स और मैथमेटिक्स अपना खेल खेल लेगी, आप समझ नहीं पाओगे। सामने होते बैठा के अच्छे से वैल्यू पुट करके दिखाते समझा देते, मगर बस आप पकड़ लो, रट लो कि जो डी है वो टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, म्यू जी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। अच्छा, आई होप आपने इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लिया है। इसको अप्लाई करना, अब उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब तक मैंने लेटरल डिस्प्लेसमेंट के सारे फॉर्मूले की डेरिवेशन करा दी है, तो चलिए वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई जरूर करेंगे कि इस क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका क्या आंसर आया था। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब at an angle of 45 degree if the lateral shift produced per unit thickness is 1 by under root 3, then find the angle of refraction। हमें क्वेश्चन में क्या निकालने को कह रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने को कह रहा है, यानी कि आर निकालने को कह रहा है बच्चों। अच्छा, क्या क्या बातें हमको गिवन है, हमको यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है 45 डिग्री, यानी कि एंगल आई गिवन है कितना, 45 डिग्री, और क्या गिवन है बोलिए 1 by under root 3। ये क्या है,
लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट थिकनेस, यानी कि हमको d बाई डी टी गिवन है। क्या गिवन है? d बाई डी टी गिवन है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट थिकनेस मैंने आपको बताया था, उसी को तो बोलते हैं d बाई डी टी। कितना गिवन है? 1/√3 गिवन है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट के दो फॉर्मूले को डराइव किया था। पहला फॉर्मूला जो सिंपल था, आपने देखा था, वो क्या होता था? d बाई टी इक्वल्स टू साइन i माइनस आर अपॉन में क्या होता था? कॉज आर होता था। एक फॉर्मूला तो ये होता था, और एक फॉर्मूला जो बहुत खतरनाक था, जिसको हमने इसको और सिंप्लीफाई किया था और इसमें वैल्यूज डाला था इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता था वो फॉर्मूला? आपने देखा था, वो था d बाई टी इक्वल्स टू साइन आई ब्रैकेट में 1 माइनस क्या होता था? बोलिए, ये होता था कॉज आई अपॉन अंडर रूट में म्यू जी का स्क्वायर माइनस साइन आई होता था। ये फॉर्मूला होता था दूसरा वाला। मगर नोट करने वाली बात क्या है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम कौन से फॉर्मूले को लगाएंगे। अगर आप इस फॉर्मूले को देखो, d बाई टी इक्वल्स टू साइन आई 1 माइनस कॉज आई अंडर रूट में म्यू जी स्क्वायर माइनस साइन आई, इस फॉर्मूले के अंदर कहीं भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि आर का टर्म नहीं है। हमें निकालना क्या है? आर निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। इसलिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। कहोगे अरे ससुरा, इतना खतरनाक फॉर्मूला पहले तो डराइव कराए, भर भर के ट्रिग्नोमेट्री सिखाए, बायो से मैथ का स्टूडेंट बनाए और लगा ये रहे उतना सिंपल वाला। अरे भाई, जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से करेंगे ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस फॉर्मूले में आर का टर्म है, रिफ्रैक्शन वाला एंगल आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। कैसे? चलिए देखिए, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ से आप कहोगे d बाई डी टी आपको पता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट थिकनेस कितनी है? 1/√3 है। यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा इक्वल्स टू साइन आई। आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको गिवन है 45 डिग्री बच्चों, तो लिख दीजिए 45 माइनस, बोलिए आर। आर निकालना है यहाँ पे, अपॉन में क्या है? कॉज आर है बच्चों। अच्छा, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? आइए ध्यान से देखिए। इसको आप यहाँ पे क्या कह सकते हो? आप यहाँ पे ये कह सकते हो, देखिए साइन 45 माइनस आर, जो मैंने आपको बताया था साइन ए माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, उसको अप्लाई करिए ट्रिग्नोमेट्री को। तो यहाँ पे आप कहोगे साइन 45, बोलिए एक बार लिखोगे साइन 45, फिर साइन की जगह कॉस ले लो, एंगल चेंज कर दो आर, तो हो जाएगा कॉस आर हो जाएगा। फिर माइनस क्या हो जाएगा? साइन से स्टार्ट किया था, अब कॉस से स्टार्ट करिए, तो कॉस 45, फिर साइन, एंगल चेंज कर दिए 45 की जगह आर, तो साइन आर हो जाएगा। और अपॉन में आपको पता है पहले से कितना है, बोलिए कॉज आर है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप कहोगे कि भाई 1/√3 क्या आ जाएगी? बोलिए 1/√3 क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए साइन 45 मल्टीप्लाई में है कॉज आर अपॉन कॉज आर, तो देखिए कॉज आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या इधर? सिर्फ साइन 45 बचेगा। क्या बचेगा? साइन 45 बचेगा। फिर माइनस कॉस 45 मल्टीप्लाई में लिखा है साइन आर अपॉन कॉज स्क्वायर, कॉज आर। तो देखिए बच्चों, साइन आर अपॉन कॉज स्क्वायर, सॉरी साइन आर अपॉन कॉज आर क्या बन जाएगा? टेन आर बन जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा अपॉन, बोलिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे आप कहोगे माइनस में क्या हो जाएगा? कॉस 45, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और भैया साइन आर अपॉन कॉज आर बन जाएगा टेन आर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से आप कह दोगे क्या? 1/√3 इक्वल्स टू साइन 45 कितना होता है बच्चों? ये होता है 1/√2। कितना होता है? साइन 45 1/√2 होता है, माइनस कॉस 45 भी कितना होता है? 1/√2 होता है, मल्टीप्लाई में tan r है बच्चों। अब साफ साफ दिख रहा है भैया, यहाँ पे tan का टर्म आ रहा है, तो उस हिसाब से ऑप्शन कौन सा होगा? वही tan वाले होंगे। सी ऑप्शन तो हटा ही दो, साइन वाला तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? अच्छा, चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। बोलिए -1/√2 tan r को इधर भेज दीजिए लेफ्ट साइड, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे 1/√2 tan r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा है 1/√2, 1/√3 को उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर आप यहाँ से कहोगे tan r की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। बोलिए √2 को डिवाइड से ऊपर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे tan r इक्वल्स टू
√2 ब्रैकेट में क्या था बच्चों बोलिए, 1/√2 माइनस 1/√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस √2 को अंदर भेज देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से आप कह सकते हो tan r कितना आ जाएगा बच्चों बोलिए। जब आप √2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/√2 से तो भैया √2 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो आप यहां से क्या कहोगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा बोलिए, फिर √2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/√3 से तो क्या हो जाएगा 2 बोलिए अपॉन में √3, ऐसे या तो लिख लो बोलिए। अरे भाई √2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/√3 से तो कितना आएगा, √2 अपॉन √3, तो √ हमने टोटल पे लगा लिया। ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का। अच्छा, फिर आप क्या कहोगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप कहोगे कि हम क्यों ना tan को नीचे भेज दें, तो यहाँ से आपका r आ जाएगा बोलिए। हम tan को नीचे भेजेंगे और नीचे से tan ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो क्या देखोगे, tan इनवर्स बोलिए, ब्रैकेट में यहाँ क्या लिखा है, इसको लिख दीजिए 1 माइनस √2/3, ये आपका आ गया है आंसर। तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ रहा है, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस √2/3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। क्लियर, तो ऐसे लगाना है, ऐसे अप्रोच करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं साइड हो रहा हूं, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट स्फीयर एज शोन इन फिगर, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू लाइन ए बी, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे एक स्फेरिकल ग्लास गिवन है, उसके सरफेस पे हमने एक इंसिडेंट रे को स्ट्राइक करा दिया है एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, और आपको पता होना चाहिए कि भाई इस स्फेरिकल ग्लास के आउटसाइड कौन सा मीडियम होगा, एयर मीडियम है। और क्वेश्चन हमसे निकालने को कह रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्फीयर, यानी कि इस स्फेरिकल ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। यानी कि हमको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्फीयर कह लो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दोनों का सेम मतलब है। अच्छा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रे डायग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। ये हमारी इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाहती थी बोलिए, ये बच्चों स्ट्रेट लाइन जाना चाहती थी, मगर होगा क्या, मीडियम चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एयर से ग्लास में जा रही है, इसका मतलब यह है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, जिसके वजह से क्या होगा, रे ऑफ लाइट अपनी पाथ से बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा बच्चों, नॉर्मल क्या होगी, मान लेते हैं पॉइंट ए से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बना ली है जिसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं, जो इस स्फेरिकल ग्लास के परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब आप देखिए ये हमारी नॉर्मल हो गई, ये इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाहती थी, तो वो होगा क्या, अपनी ओरिजिनल पाथ से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो नॉर्मल बच्चों ये है, उसके टुवर्ड बेंड हो जाएगी, तो आपकी रिफ्रैक्टेड रे ये हो जाएगी बच्चों, हाँ या ना। क्लियर, ऐसे जाना चाहती थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है, समझ गए। अच्छा, ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, जिसको हम स्मॉल आर से बोल सकते हैं। क्लियर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए देखा, फिर यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं क्या बच्चों, बोल सकते हैं ए हो गया, बी बोल दीजिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमसे क्वेश्चन में बोला क्या है, क्या कह रहा है, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू लाइन ए बी। भाई ये लाइन ए बी है जो इमर्जेंट रे होगी, इसमें से जो लास्ट में फाइनली रे निकलती है उसी को तो बोलते हैं इमर्जेंट रे, और वो पैरेलल होगी इस ए बी लाइन के। अच्छा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारी इमर्जेंट रे ऐसे जा रही होगी, हाँ या ना, ये हमारी इमर्जेंट रे जा रही होगी जो पैरेलल है इस ए बी वाली लाइन के। बोलिए ए बी ऐसे है, उसके जस्ट पैरेलल है, समझ गए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करूं तो क्या होगा, बोलिए हम यहां से इसको मान लेते हैं पॉइंट ओ, और O से एक लाइन खींच देते हैं B तक, तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल रे हो गई। बोलिए इसके परपेंडिकुलर, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रे हो गई। थोड़ा सा सही से बना लेते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल रे हो गई, और ये नॉर्मल से इमर्जेंट रे तक का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है यहाँ पे 60 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो आपने पढ़ा था कि भैया I बराबर E होता है, यानी कि E बराबर I होता है। ऐसा नहीं होगा, नोट करिए, आपने
ये रिलेशन एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इक्वल कब होते थे? जब आपका जो ग्लास स्लैब होता था, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता था। कैसा? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता था। यहाँ पे स्फेरिकल ग्लास स्लैब है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई? अगर मैं पूछूं इस ई की वैल्यू क्या होगी, आई के बराबर नहीं होगी, ये मत कह देना ई कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि आई भी 60 डिग्री है, ये बात गलत हो जाएगी। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ई को निकालने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत खेलना पड़ेगा ट्रायंगल के अंदर। अच्छा, देखिए बच्चों, ये एंगल आर है। अगर मैं आपसे पूछूं ओ ए क्या है बच्चों, ये रेडियस होगा कि नहीं होगा? ये रेडियस है। उसी तरह ओ बी भी क्या है? रेडियस है। अरे भाई, दोनों रेडियस हैं, यानी कि डिस्टेंस इक्वल होंगे। ओ ए इक्वल होगा ओ बी के, तो आप कहोगे ये साइड है जो और ये साइड है इक्वल होगी। और अगर साइड इक्वल होगी तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी कितना होगा? एंगल आर होगा। हाँ या ना? ये बात तो आपने पहले भी पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर आपने ये भी पढ़ा था कि जो ट्राइंगल आप देख रहे हो ए ओ बी, इसके अंदर जो इंटीरियर एंगल हैं आर और आर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी कि ये एंगल कितना होगा? 2r होगा। बोलिए हाँ या ना? अरे ये ट्रायंगल जो बन रहा है उसके अंदर दो इंटीरियर एंगल हैं आर आर, तो आपने पढ़ा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम, बोलिए, एक्सटीरियर एंगल। तो आर प्लस आर कितना हो गया? एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो गया, यानी कि 2r के बराबर हो गया। क्लियर? अच्छा, अगर ये 2r होगा तो एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कितना होगा? 2r होगा। बोलिए बोलिए बच्चों, यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा? 2r होगा, क्योंकि आपको पता है E और 2r इक्वल होंगे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से। देखिए ट्रांसवर्सल रे बन रही है, ये दोनों पैरेलल रे हैं, उसको एक काट रही है, तो 2r इज इक्वल्स टू E। क्लियर? समझ गए? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से। अच्छा, अब काम हो सकता है। अब यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला मत सोचना डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉज आर, कुछ नहीं काम आएगा। यहाँ पे आपको स्नेल्स लॉ डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे पॉइंट ए पे, फिर लगाएंगे पॉइंट बी पे। तो चलिए लिखिए सबसे पहले स्नेल्स लॉ एट ए, पॉइंट ए के ऊपर। अच्छा, ए पॉइंट के ऊपर देखिए आपकी इंसिडेंट रे कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर से ग्लास में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एयर से ग्लास में जा रही है, तो आप कहोगे कि भाई एयर बाहर है, एयर से जा रही, तो आप कहोगे क्या हो जाएगा? म्यू ए, और जब एयर में है तो एंगल कितना है बच्चों? 60 डिग्री है, तो आप कहोगे साइन 60 डिग्री। क्लियर? ये आपने पहले भी पढ़ा था स्नेल्स लॉ कई तरह से फॉर्म में। अच्छा, फिर आपने देखा ये आपकी अंदर चली गई है, ग्लास में आ गई है। क्लियर? अब ग्लास में आ गई तो ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखो, तो आप कहोगे म्यू जी, और ग्लास के अंदर एंगल कितना बन रहा है? आर, तो आप कहोगे साइन आर ले लेंगे। क्लियर हुई बात की नहीं? देखिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल। तो एयर में थी, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू ए, और एयर में एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। उसी तरह ग्लास में चली गई तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी ले लिए, और ग्लास में जो एंगल बन रहा है आर, तो साइन आर ले लिए। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए, नहीं आता तो जाके देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर डिटेल में पढ़ाया था। अच्छा, आपने ए पॉइंट पे ले लिया स्नेल्स लॉ। अच्छा, उसी तरह आप क्या करिए स्नेल्स लॉ एट, बोलिए, इस बी वाले पॉइंट पे लीजिए, इस बी वाले पॉइंट पे। अच्छा, जब आप बी पॉइंट पे देखोगे ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? म्यू जी बोल सकते हैं, तो आप कहोगे म्यू जी, बोलिए, फिर साइन क्या लोगे? उसके अंदर एंगल कौन सा बन रहा है? आर बन रहा है, तो आप कहोगे साइन आर। ठीक है? इक्वल्स टू एयर, ग्लास से एयर में चली गई, एयर में चली गई तो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए लोगे, और एंगल कितना है? ई। क्या ले गया है? ई है, तो आप यहां पे कहोगे म्यू ए साइन ई। क्लियर? आप इसको बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहां पे देख सकते हो म्यू जी साइन आर, और यहां पे भी लिखा है म्यू जी साइन आर, तो क्यों ना आप म्यू जी साइन आर की जगह क्या लिख सकते हो? म्यू ए साइन 60 डिग्री। तो आप क्या करिए, इसकी जगह क्या लिख दीजिए नीचे बच्चों? बोलिए म्यू ए साइन 60 डिग्री। देख रहे हैं ना, इक्वल है ये, तो आप कहोगे म्यू ए साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू ए साइन ई।
क्या है, साइन ई है। क्लियर। अब चाहे तो आप यहाँ पे ई की वैल्यू पुट कर सकते हो बच्चों। ई कितना है बताइए, 2r के बराबर है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2r यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब आप यहां से कहोगे यू ए, ये क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। भाई एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है पता है सबको, 1 होता है। या ऐसे कह लो भाई एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू ए, इधर उधर था, कट गया, बात खत्म। या 1 रख दो वैल्यू, तब भी खत्म हो जाएगा। फिर यहां से आप कहोगे साइन 60 डिग्री कितना होता है बच्चे, नहीं 60 डिग्री की वैल्यू मत रखो, साइन 60। यहां से आप क्या करो, साइन साइन काट दो ना, तो आपका आर आ जाएगा। तो यहां से आप कहोगे 60 इक्वल्स टू 2r, और यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी, बोलिए 60/2 करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगी। तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया है कितना बच्चों, बोलिए क्या आ गया है। आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है 60 डिग्री, एंगल r पता है 30 डिग्री, और एंगल ऑफ इमरजेंस भी पता है यानी कि 2r, और r कितना है 30 डिग्री। तो 2r, r की वैल्यू 30 रखोगे तो 2 × 30 कितना हो जाएगा 60, तो e आ जाएगा 60। मतलब इतना कुछ पता चल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर आप यहां से क्या कहोगे, अगर आप इस इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इस इक्वेशन नंबर 1 को देखो, और इसमें आप म्यू जी निकाल सकते हो बड़े आराम से। अगर आप r की वैल्यू रख दो, r पता है, r की वैल्यू रख दो, बस बात खत्म। तो आप यहां से कहोगे क्या, पुट r इज इक्वल्स टू 30 डिग्री इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन नहीं, फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी। अच्छा, तो क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, म्यू ए साइन 60 लिखा है, क्या लिखा है, म्यू ए साइन 60 इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, म्यू जी जो निकालना है हमको, इनटू साइन क्या लिखा है आर। अच्छा, आर लिखा है तो आर की वैल्यू पता है आपको कितनी है, 60 डिग्री है, रख दिया हमने। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी रख दी, 30 डिग्री। हो, अब सॉल्व कर सकते हो भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर यानी कि म्यू ए कितना होता है, 1 होता है, ये तो सबको पता है। साइन 60 कितना होता है, √3 होता है बच्चों, नहीं √3/2 होता है। इक्वल्स टू आप यहाँ से कहोगे म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है, इनटू साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 होता है हाफ, यहाँ से 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर आप यहाँ से कह सकते हो म्यू जी कितना आ रहा है, √3 आ रहा है। बोलिए बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आ रहा है, √3 आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1.732, कुछ ऐसा होगा। कौन सा ऑप्शन है देखें, कौन सा बी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर। अच्छा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी कि वही स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके रिस्पेक्ट में अरे नहीं लिखा तो चाहे तो यहाँ पे एयर लिख सकते हो भैया, एयर के रिस्पेक्ट में तो ही होगा। क्लियर, चलिए समझ गए, आंसर आ गया है, साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए। तो आइए बच्चों चलिए पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम। अब तक हम देख रहे थे कि जो हमारी इंसिडेंट रे है एक मीडियम से सिर्फ दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, मगर इस बार कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम लिए हैं। सबसे पहले मीडियम 1 जिसको हम एयर बोल रहे हैं, मीडियम 2 जिसको हम ग्लास बोल रहे हैं, मीडियम 3 जिसको हम वाटर बोल रहे हैं, और मीडियम 1 फिर से मिल रहा है जिसको हम एयर बोल रहे हैं। हमारी जो इंसिडेंट रे है सबसे पहले एयर से ग्लास में गई है, जिसके वजह से आप देख रहे होगे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के होने की वजह से अपनी ओरिजिनल पाथ से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई है, और हमको एक एंगल मिल रहा है R1 यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। R1 अगर ये एंगल होगा तो ये एंगल भी R1 होगा। फिर हमारी जो रे है कहां से कहां मूव करेगी, ग्लास से वाटर मूव करेगी, यानी कि डेंसर से रेयरर मीडियम मूव करेगी, जिसके वजह से अवे द नॉर्मल बेंड हो जाएगी और हमको एक एंगल मिलेगा R2। अगर ये एंगल R2 होगा तो ये एंगल भी R2 होगा। फिर हमारी रे वाटर से एयर में अगेन जाएगी, यानी कि डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, और आपको पता है डेंसर से रेयरर मीडियम में जाने की वजह से अवे द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। क्लियर। तो इस रे को बोलेंगे इमर्जेंट रे, जो फाइनली बाहर निकल रही है। और आपको पता है ये डॉटेड हमारी इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ था, उससे हमारी इमर्जेंट रे पैरेलल होती है, और यहाँ पे हमको एक एंगल मिल रहा है, एंगल ई जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, और ऊपर एक एंगल था आई जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी आपने देखा था कि जब हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और उसके अबाउट आप रिफ्रैक्शन करा रहे हो, तो एंगल आई इज इक्वल्स टू द एंगल ई, ये रिलेशन आपने डराइव किया था।
याद है कि नहीं याद है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर? अच्छा, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा, एक मीडियम से दूसरे का, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, और एक रिजल्ट मिलेगा जिससे आप न्यूमेरिकल करने के लिए तैयार हो जाओगे। क्लियर? तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस P, दूसरा Q और R, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमें स्नेल्स लॉ को लगाना पड़ेगा, तो वहाँ से कुछ रिजल्ट मिलेगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे एट P वाले पॉइंट पे। भाई स्नेल्स लॉ आपको क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताता है। अच्छा भाई ये बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है अगर आपको, तो आपकी इंसिडेंट रे कहाँ से कहाँ मूव कर रही है? सबसे पहले देखिए, मीडियम 1 से मीडियम 2 में मूव कर रही है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि लेफ्ट साइड हमको 1 लिखना पड़ेगा और राइट साइड हमको 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि लाइट के डायरेक्शन के लिए क्या लेना होता है, लेफ्ट से राइट मूव करना है। उसके लिए हमें फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाना है, तो 1 को लेफ्ट साइड, राइट में 2 रखना पड़ेगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को निकालने के लिए इन टर्म ऑफ एंगल कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी आपको लेफ्ट से राइट मूव करना पड़ता है, तो 1 पहले पड़ेगा, तो मीडियम 1 यानी कि उसमें एंगल कितना मिल रहा है, आई, तो आप क्या करोगे, साइन आई, इसको ऊपर रख दोगे। फिर 1 से 2 में गए तो 2 यानी कि मीडियम 2 में एंगल क्या मिल रहा है, R1 मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, साइन R1 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, फिर क्या हो गया, पहले रिफ्रैक्शन हो गया है, अब दोबारा रिफ्रैक्शन होगा एट पॉइंट Q, यहां पे भी स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो भाई स्नेल्स लॉ लगाइए, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q बच्चों, तो वो आपको क्या देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। आपकी रे कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, ग्लास से वाटर मूव कर रही है, यानी कि मीडियम 2 से मीडियम 3 में जा रही है, तो भैया आप कहोगे 2 से 3 में जा रही है, 2 से 3 में जा रही है। और आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ एंगल कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी हमें लेफ्ट से राइट मूव करना है। ठीक है, तो 2 पहले मिलेगा। अच्छा, मीडियम 2, वहाँ पे एंगल क्या मिल रहा है बच्चों, R1, तो क्या करोगे आप, साइन R1 ऊपर लिखना पड़ेगा। फिर बाद में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 यानी कि मीडियम 3 बच्चों वाटर है, उसके अंदर आपको एंगल क्या मिल रहा है, R2 मिल रहा है। अच्छा, तो आप क्या करोगे, साइन R2 को डिवाइड में रखोगे। क्लियर? समझ गए? फिर क्या करना है आपको, इस R वाले पॉइंट पे स्नेल्स लॉ को लगाना है। चलिए अब यहाँ पे आप लिखिए स्नेल्स लॉ एट R। ठीक है, वो आपको क्या देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। आपकी रे कहाँ से कहाँ मूव कर रही है बच्चों, वाटर में पहुंच गई थी, अब वाटर से वापस एयर में जा रही है। अच्छा, यानी कि मीडियम 3 से मीडियम 1 में अगेन जा रही है, एयर में 3 से 1 में जा रही है। तो भाई डायरेक्शन के लिए हमें क्या लेना होता है, लेफ्ट से राइट, तो 3 लेफ्ट साइड रखना पड़ेगा और राइट में 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 1 में जा रही है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको लेफ्ट से राइट मूव करना पड़ेगा एंगल को देखने के लिए। अच्छा, तो 3 से 1 में 3 यानी कि वाटर में कितना एंगल बन रहा है बच्चों, R2 बन रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, साइन R2 को ऊपर रखोगे, फिर 1 मिलेगा, 1 यानी कि एयर में क्या एंगल मिल रहा है, E, एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो क्या करोगे, साइन E को डिवाइड में रखोगे। क्लियर? आई होप आपको ये स्नेल्स लॉ लगाना आता होगा यार, इतना तो पता चल ही गया होगा ना। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आप ध्यान से देखिए, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू किसी भी मीडियम, उसके लिए आपको लेफ्ट से राइट मूव करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 मिला, तो मीडियम 3 ये है बच्चों, उसमें एंगल क्या मिल रहा है, R2, तो उसको ऊपर रख देंगे, साइन के साथ R2 ऊपर रख देंगे। फिर बाद में 1 मिल रहा है, तो 1 में यानी कि मीडियम 1 में क्या एंगल है, E, साइन E, इसको डिवाइड में रखेंगे, जो बाद में मिलेगा उसको नीचे रखना, जो पहले मिलेगा उसको ऊपर रखना है, बात खत्म। अच्छा, अब फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन 2 और इसको बोल दीजिए इक्वेशन 3 बच्चों। अच्छा, इस इक्वेशन 3 में थोड़ा सा और हम इसको और क्या कह सकते हैं, जरा इसको हम और सॉल्व करें। इक्वेशन 3 को देखिए, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, साइन R2 अपॉन साइन E है। E की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, बोलिए, रिप्लेस कर दें, एंगल ऑफ इमर्जेंस की जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस लग सकते हैं कि नहीं लग सकते हैं, दोनों इक्वल हैं। E बराबर E है,
तो हम यहाँ पे ई की जगह आई लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन आई हो जाएगा बच्चों। ठीक, अच्छा, फिर आप क्या करिए, यहाँ पे इसको बोल दीजिए इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 1 2 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, आप यहाँ से कहोगे, बोलिए 1 म्यू 2 को मल्टीप्लाई करो 2 म्यू 3, फिर मल्टीप्लाई करो 3 म्यू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 म्यू 2 कितना है बच्चे, साइन आई बाय साइन R1, इंटू 2 म्यू 3 कितना है, साइन R1 बाय साइन R2, ठीक, अच्छा, फिर क्या है 3 म्यू 1 क्या है, साइन R2 अपॉन साइन आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तमाशा होगा, बहुत सी चीज़ें कटेंगी, एक दूसरे को काट दीजिए, कट्टम कुट्टा हो जाएगा, खून हो जाएगा यहाँ पे। कैसे, देखिए साइन R1 ये हो गया, साइन R1 ये कट गया, साइन आई कट गया, साइन R2 कट गया, क्या मिलेगा यहाँ पे बच्चों, 1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो क्या, बोलिए, यहाँ से आप कहोगे, बोलिए 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1, ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद कितना मिल रहा है बच्चों, 1 मिल रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे, एक तो ये रिजल्ट भी आप याद रख लीजिए, पहले तो याद कर लीजिए, फिर आप यहाँ से कहोगे अगर मैं यहाँ पे 3 म्यू 1 को इस 1 के नीचे भेज देता हूँ डिवाइड में, तो क्या कोई अनर्थ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमारे मन की बात है। तो यहाँ से आप कहोगे 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप 1 के डिवाइड में भेज दीजिए 3 म्यू 1 को, तो आप यहाँ से कहोगे 3 म्यू 1 हमने डिवाइड में भेज दिया है। अच्छा, देखिए बच्चों, आपने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से पढ़ा था क्या, अगर आप देखो इसको 3 म्यू 1, अगर इसका लाइट का डायरेक्शन देखो 3 से 1 में जा रहा है, अगर मुझे, मेरा मन है कि मैं 1 से 3 में डायरेक्ट भेजूं, तो कुछ नहीं, इसको पलट दूं, इसको मैं अगर पलट दूं तो क्या हो जाएगा, उसकी जगह में 1 को लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा और 3 को राइट साइड लिखना पड़ेगा, बोलिए, तब जाके हमको लेफ्ट से राइट मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए 3 से 1 में जा रही है लाइट, और यहाँ पे 1 से 3 में जा रही है। अगर आप लाइट का डायरेक्शन चेंज करते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पलट दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो यहाँ पे 1 बाई म्यू, बोलिए 3 म्यू 1 था, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 म्यू 3 मिलेगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अच्छा, समझ गए कि नहीं समझ गए, नहीं याद आया तो चलिए आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं। मान लीजिए आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम पहले से ही पता है, इसकी कोई वैल्यू होगी, पता है आपको, और आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम पता है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप कहोगे, बोलिए बोलिए 2 म्यू 1 कैसे निकालोगे, रेसिप्रोकल ऑफ 1 म्यू 2। क्लियर, तो वही तो यहाँ पे भी किया, इसको पलटे हैं तो लाइट का डायरेक्शन भी पलट दो, बात खत्म। क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। फिर आप यहाँ से कहोगे, ज़रा नोट करिए, समझिएगा, इसको ज़रा समझने की कोशिश करिए। आप इसको यहाँ से लिख सकते हो 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3, क्या मिल रहा है, 1 म्यू 3 मिल रहा है, डायरेक्टली आपको क्या मिल रहा है, 1 म्यू 3 मिल रहा है। इसका मतलब यह है, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का मल्टीप्लीकेशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, आपको क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम डायरेक्टली मिल जाएगा। इसका फील समझो, नहीं आया, फिर से समझाते हैं, जरा ध्यान समझना। पहले तो इसको नोट करो, पहले तो इसको एक डिब्बे में अच्छे से नोट कर लो। अब देखिए लाइट के डायरेक्शन को जरा ध्यान से देखिए, पहले इधर देखिए 1 से 2 जा रहा है, इनिशियल आपने स्टार्ट कहाँ से किया, 1 से स्टार्ट किया, 1 से 2 गए,
फिर 2 से 3 गए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको मिल क्या रहा है फाइनली, 1 से 3 मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि भाई 1 से 2 गए, फिर 2 से 3 गए, इक्वल्स 2 में क्या मिल रहा है, डायरेक्टली 1 से 3 डायरेक्ट पहुंच जा रहे हैं, बात खत्म। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर, पक्का। इसका मतलब यह है कि स्टार्ट कितने से किए थे, 1 से किए थे। लाइट हमारी कहाँ से एंटर की थी, 1 से गई थी, फिर 2 में गई, फिर 2 से 3 में गई, फिर आप देख रहे हो तो मिल क्या रहा है फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए उसको 1 से 3 डायरेक्ट मिल रहा है। इसका यूज़ अभी आपको क्वेश्चन में बताएंगे, आप इसको पहले याद कर लीजिए अच्छे से। साइड हो रहे हैं, कॉपी करिए पहले। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी जस्ट पहले बताया था उसी पे बेस्ड है। आप देख रहे होगे सबसे पहले हमारी इंसिडेंट रे मूव कर रही है एयर से मीडियम 1 में, फिर मीडियम 2 में, फिर मीडियम 3 में, फिर एयर में। और हमें यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है कितना, बोलिए 60 डिग्री बच्चों, एंगल एयर में गिवन है। और जब ये मीडियम 3 में गया है तो हमारी जो एंगल है रे का कितना है फ्रॉम द नॉर्मल 30 डिग्री है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3, यानी हमें इस मीडियम 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को कह रहा है। अच्छा, हमारी रे कहाँ से कहाँ मूव कर रही है बच्चों, एयर से मीडियम 1 में, फिर मीडियम 2 में। आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखिए, आप डायरेक्टली सोचो ना, एयर से मीडियम 3 में जा रही है, बात खत्म। आपने क्या पढ़ा था अभी जस्ट, देखिए आपने यही तो पढ़ा था, क्या एयर से मीडियम 1 में जा रही है, ठीक है। तो आप कहोगे, बोलिए एयर से 1 में जा रही है, बोलिए एयर से 1 मीडियम में जा रही है, ठीक है। फिर क्या पढ़ा आपने, कहाँ से जा रही है, 1 से 2 में जा रही है, तो आप कहोगे 1 से 2 लिख दिया, बात खत्म, ठीक है। फिर आप कहोगे कहाँ जा रही है, 2 से 3 जा रही है, ठीक है। तो आप कहोगे 2 से 3 जा रही है। अच्छा, फिर आप क्या कहोगे, फिर आप यहाँ पे सोचोगे कि क्या करें, फिर कहोगे म्यू, फिर मल्टीप्लाई करोगे 3 से एयर में, 3 से एयर में। मगर ये करने की ज़रूरत ही नहीं बच्चे, ये करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपसे क्या बताया था, ज़रा ध्यान से देखो, इतने पर रुक जाओगे ना, क्योंकि आप कहाँ तक पहुँच गए, आपको यही तो चाहिए, मीडियम 3 का ही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। देखिए आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, एयर से स्टार्ट किया, आपको जाना कहाँ तक है, मीडियम 3 तक। क्यों, क्योंकि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 3 का ही तो चाहिए। तो देखिए 1 से एयर से 1 में गए, फिर 1 से 2 में गए, फिर 2 से 3 में गए, फाइनली कहाँ पहुँचे, 3 में पहुँचे, बात खत्म। यानी कि डायरेक्ट ना कर दो एयर से मीडियम 3 में, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं क्या, ए म्यू 3, और क्यों ना हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल लें, हाँ या ना। यहाँ से हम बड़े आराम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल सकते हैं बड़े आराम से, हाँ या ना। बोलिए क्लियर हुई बात कि नहीं। अरे भाई ए से स्टार्ट किए थे, यानी कि एयर से मीडियम 3 में गए थे, देखिए तो क्यों ना हम ए म्यू 3 कर दें। समझ गए कि नहीं समझ गए भैया, नहीं आ रहा तो भूल जाओ सब कुछ। भाई कहाँ से गए थे, एयर से फाइनली कहाँ पे पहुँचे, मीडियम 3, क्योंकि हमें मीडियम 3 का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्लियर, समझ गए होगे बच्चों। अच्छा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है। तो उसके लिए आपको एंगल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको लेफ्ट से राइट मूव करना पड़ेगा। तो लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो एयर पहले मिलेगी। अच्छा, एयर में आपका एंगल कितना बन रहा था, 60 डिग्री, तो आप कहोगे साइन 60 डिग्री हमने ऊपर रख दिया है, अपॉन में क्या हो जाएगा, फिर बाद में मिलेगा 3। तो मीडियम 3 जरा ध्यान से देखिए, उसमें एंगल कितना मिल रहा है बच्चों, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री से डिवाइड कर दोगे। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो साइन 60 होता है, बोलिए √3/2 होता है, अपॉन में साइन 60 है, साइन 60 होता है हाफ, ठीक। फिर यहाँ से ये कट जाएगा, बोलिए आपका आ जाएगा आंसर कितना, √3 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको पता है, सॉल्व करना चाहो आगे और कर सकते हो, 1.732। क्लियर, अच्छा समझ गए, पक्का, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम चाहिए था। मान लीजिए अगर आपसे कह देता, मान लीजिए कि आपसे कहता कि भाई हमें बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, मान लो, ठीक है, ना भी कहता एयर के रिस्पेक्ट में तो पता है, मान लो अगर ये कह देता तो कुछ नहीं करते, तब आप एयर से मीडियम 2 में जाते,
ठीक है। और मीडियम 2 का आपको एंगल गिवन होता, मान लीजिए कुछ भी गिवन होता 45, मान लो 45 है, मुझे पता नहीं, ठीक है। मान लो एक और क्वेश्चन देख रहे हैं आगे, तो डरने की बात नहीं, ये निकालना है आपको। अरे कुछ नहीं भाई, आपको क्या करना है, बोलिए बोलिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं डरना। देखिए सबसे पहले आपको एयर से 1 मीडियम में जाएगी, फिर एयर से मीडियम 2 में जाएगी। या तो आप डायरेक्टली कह दो कि भैया लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, तो आप कहोगे यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है हमें, जिसके लिए हमें लेफ्ट से राइट मूव करना पड़ेगा। तो एयर पहले ही मिलेगा, एयर में एंगल कितना है 60 डिग्री, तो आप कहोगे साइन 60 रख दिए, फिर अपॉन में बाद में 2 मिलेगा, तो क्या कहोगे साइन, बोलिए सेकंड मीडियम ये, इसमें एंगल कितना मिल रहा है 45 मिल रहा है, तो यहाँ पे साइन 45 रख देना, बात खत्म। क्लियर। एयर से सेकंड मीडियम में जा रहे हैं, तो एयर में जो एंगल मिल रहा है 60 डिग्री, तो साइन 60 ऊपर रखे, बाद में 2 मिल रहा है, तो सेकंड मीडियम यानी कि 45 डिग्री मिल रहा है, तो साइन 45 को डिवाइड में रखे, बात खत्म। यहाँ सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो अरे यहाँ से निकाल लेना यार, वैल्यू रख करके आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बोलिए। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, आप स्टार्टिंग से देखो वो कहाँ जा रहा है, बात खत्म। इनिशियल से फाइनल देखो, बात खत्म। क्लियर, समझ गए। साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए। तो बच्चों ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर लेटरल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया रिफ्रैक्शन कैसे होता है थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। फिर आपने देखा था कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले की डेरिवेशन कैसे करते हैं, d/dt इक्वल्स टू साइन i माइनस आर अपॉन कॉस आर। ये सारे फॉर्मूले पे बेस्ड मैंने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए। हाँ, वो वाला जो खतरनाक था जिसकी डेरिवेशन में इतना समय लगा, उस पर क्वेश्चन भी नहीं कराया। पहली बात तो उस पर क्वेश्चन ज़्यादा आता भी नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्या पता वैल्यू गिवन हो आपको, बोलिए d और t गिवन होता उस फॉर्मूले में, i और इस टर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा आपसे कि फॉर्मूले पे ज़्यादा डिपेंड मत करिएगा, आपको बेसिकली स्नेल्स लॉ आना चाहिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो आप बड़े आराम से चुटपुटे सवाल कर सकते हैं। मगर जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनमें तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि भाई एयर से थर्ड मीडियम में गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मगर जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं और मैथ साइड हैं, तो भैया वहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा अंदर घुस करके आते हैं, तो सिर्फ क्वेश्चन में फॉर्मूले लगा करके सॉल्यूशन मत करिएगा, आंसर तब नहीं आता है। थोड़ा सा दिमाग भी लगाइए अपना, ठीक है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।